बिंदिया और गुलाब सिंह जाने वाले हनीमून के लिए और सूरज जाने वाला है साथ में बॉडीगार्ड बनकर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही मनोरंजन मिलने वाला है। आगे आने वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी की शुरुआत में ईशा ने सूरज के सामने फाड़े प्रॉपर्टी के पेपर, और यह महज कागज के टुकड़े नहीं थे बल्कि यह उस काली साजिश का अंत था जो बिंदिया ने बड़ी ही चालाकी से रची थी। कैसे भी करके यह पूरी जायदाद, पुरखों की यह निशानी उस धोखेबाज बिंदिया के नाम नहीं होनी चाहिए, यही ईशा का एकमात्र मकसद था। पूरी प्रॉपर्टी कहानी की शुरुआत में आप सभी को यही धमाकेदार मंजर देखने को मिलने वाला है जहां ईशा का रौद्र रूप सबके होश उड़ा देगा। लेकिन आप गुलाब हवेली के इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलेगा कि वह रात केवल अंधेरे की एक सामान्य रात नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे विनाशकारी तूफान की शुरुआत थी जिसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देने वाली थी। हवेली के गलियारों में एक फ्रिज जैसी कड़ाके की ठंडक और जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे इन पुरानी दीवारों को भी आभास हो गया हो कि आज इस घर की मर्यादा के साथ कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी जो किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। बिंदिया, जिसके चेहरे पर अब तक मासूमियत का एक बहुत ही महीन और विश्वसनीय नकाब चढ़ा हुआ था, उस रात उसने वह नकाब हमेशा हमेशा के लिए उतार फेंका। यह वही बिंदिया थी जिसे देखकर कल तक किसी को भी दया आ जाए, जिसकी नम आंखों को देखकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन आज उसकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि वहाँ जीत की एक क्रूर और डरावनी चमक थी। उसने बिना किसी डर, बिना किसी लिहाज और बिना हाथों के कांपे घर की सबसे बुजुर्ग और रसूखदार दादीसा के चेहरे पर कालिख पोत दी। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। यह महज कालिख नहीं थी, यह दादी के बरसों पुराने अभिमान, उनके खानदानी रुतबे और उनके उस घमंड पर एक ऐसा तमाचा था जिसे वे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी। दादी का वह चेहरा जो हमेशा गर्व से ऊपर उठा रहता था, जिनके सामने पूरा परिवार सिर झुकाकर खड़दधा रहता था, आज वही चेहरा बिंदिया के हाथों बुरी तरह अपमानित हो चुका था। बिंदिया का यह कदम कोई साधारण गुस्से का इजहार नहीं था और न ही कोई आवेश में की गई गलती थी। यह एक सोची समझी युद्ध की घोषणा थी। यह इस बात का खुला ऐलान था कि अब वह डरने वाली, सहने वाली या किसी कोने में बैठकर रोने वाली अबला नारी नहीं। उसने मर्यादा की हर दीवार को, लिहाज की हर सीमा को लांघ दिया था। उस एक पल में जब वह गाढ़ा काला रंग दादी की झुर्रियों वाली त्वचा पर लगा तो दादी के भीतर कुछ बहुत गहरा टूट गया। वह विश्वास चकनाचूर हो गया कि वे इस हवेली की रानियों की तरह राज करती हैं और बिंदिया जैसी मामूली लद्दकियों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं। उस समय सन्नाटा इतना गहरा था कि दादी की भारी सांसें भी किसी आंधी की तरह लग रही थीं। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी में अब जो भूचाल आने वाला है वह आपकी सोच से भी परे है। अपमान की आग में जलते हुए दादी को अचानक अपने अतीत की परछाई नजर आने लगी। जब वह आईने में अपना काला पीढ़ीढ़ा चेहरा देख रही थी तो उनके कानों में ईशा के पुराने शब्द गूंजने लगे। ईशा, जिसे उन्होंने हमेशा गलत समझा, जिसे उन्होंने पराया माना और जिसके हर अच्छे काम में मीन मेख निकाला। ईशा ने कितनी बार उन्हें चेताया था, कितनी बार हाथ जोत कर आंखों में आंसू लेकर कहा था कि दादी, यह बिंदिया वह नहीं है जो दिखती है, इसके इरादे नेक नहीं है, यह हवेली के विनाश का कारण बनेगी। लेकिन तब दादी ने ईशा की सच्चाई को अपनी नफरत और अहंकार के चश्मे से देखा था। उन्हें लगता था कि ईशा जलन के कारण बिंदिया को बदनाम कर रही है। लेकिन आज जब अपनी ही आंखों के सामने और अपने ही शरीर पर उस विश्वासघात का रंग लगा तो दादी की आत्मा कांप उठी। उन्हें अपनी गलती का एहसास किसी वज्रपात की तरह हुआ। हवेली की दीवारें दरक रही थीं और इसकी वजह कोई बाहरी दुश्मन या कोई कर्जदार नहीं, बल्कि वही लद्दकी थी जिसे उन्होंने पनाह दी, जिसे उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया। दादी का पूरा शरीर अपमान, पछतावे और एक अनजाने भय से थर थर कांप रहा था। उनके हाथ जो कभी हुकूमत के लिए उठते थे, जो कभी फैसले सुनाने के लिए मेज पर पटके जाते थे, आज बेबसी में फोन की तरफ बढ़े। कांपते हाथों से उन्होंने वह नंबर डायल किया जो अब तक उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था, जिसे डायल करना तो दूर, वे देखना भी पसंद नहीं करती थी। ईशा का नंबर। फोन की घंटी बज रही थी और हर रिंग के साथ दादी का दिल बैठता जा रहा था। जैसे ही ईशा ने फोन उठाया, दादी का सब्र का बांध टूट गया। उनकी आवाज में वह पुरानी हुकूमत, वह कड़कपन नहीं था, बल्कि एक हारे हुए सेनापति की रुलाई थी। उन्होंने ईशा से रुंधे गले से कहा, बेटा, हवेली को बचा लो, मैं हार गई, मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। बिंदिया के भोलेपन और गुलाब की चिकनी चुपधी बातों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़ी दीधी रही, तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें जलील किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ये लद्दकी हमें बर्बाद कर देगी। ये सिर्फ चालाक नहीं, ये साक्षात तबाही है। इसे रोकने का कोई रास्ता बताओ, वरना हमारे पुरखों की यह हवेली मिट्टी में मिल जाएगी और हमारा नामो निशान मिट जाएगा। ईशा, जो हमेशा से जानती थी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, उसने दादी की बातों को बहुत धैर्य से सुना। वह जानती थी कि आज दादी का अहंकार टूट चुका है। ईशा चाहती तो इस मौके का फायदा उठा सकती थी, दादी को ताना मार सकती थी, कह सकती थी कि मैंने तो पहले ही कहा था, और अपनी जीत का जश्न मना सकती थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका चरित्र इन सब छोटी बातों से बहुत ऊपर था। उसने
गहरी सांस ली और बहुत ही सधे हुए, गंभीर और आत्मविश्वास से भरे शब्दों में कहा, दादी आप घबराइए मत, जब तक मैं जिंदा हूँ इस हवेली की एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगी। यह लद्दाई अब मेरी है। बस आप एक काम कीजिए, आपको अपने आंसुओं को पोंछना होगा और मजबूत बनना होगा। बिंदिया वहाँ क्या कर रही है? उसकी अगली चाल क्या है? वो किससे मिल रही है? क्या योजना बना रही है?